नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुरुक्षेत्र से लेकर जम्मू कश्मीर सब जगह महाभारत का ऐलान हो चुका है। अब तमाम जो दल हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। इस पूरे मुद्दे पर हम अगले 1 घंटे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी खबर यही कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में 3 दौर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में एक ही दौर का मतदान होगा 1 अक्टूबर को। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा मौका है क्योंकि यहाँ 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर जो लंबी कतारें लगी थीं वो लोकतंत्र की ताकत थी। उम्मीद और लोकतंत्र की झलक बताती है कि जनता अपनी तकदीर खुद बदलना चाहती है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि खुद देश का भविष्य बदलने के हिस्से में वो शामिल हों। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि लंबी कतारें में छुपी है बदलते सूरत हाल यानी जमहूरियत की कहानी। लोकतंत्र के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। तो देखिए, ये जो बात कही थी मुख्य चुनाव आयुक्त ने, आपको सुनवा देते हैं एक बार फिर। जी हाँ, क्या आप मुझे देखते हैं? मैं जवान हूँ। अभी मैं आया हूँ सारा चिनाब वैली का दौरा करके और पुंछ का, उससे पहले पुंछ का दौरा किया और इंशाल्लाह आज जम्मू में हूँ। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि आपके इस मीडिया से मैं गुजारिश करूँगा कि लोगों को तैयार कीजिए कि इसके बाद पंचायत के इलेक्शन होंगे, इसके बाद टाउन एरिया कमेटीज़ के इलेक्शन होंगे, इसके बाद म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे। उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, हर पार्टी को तैयारी करनी चाहिए। यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशंस बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूँकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। ये मच अवेटेड था। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व से जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। राज्यों में विधानसभा की चुनावों की तारीखों का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। चुनाव ये कुछ स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का स्वागत करती है। देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा नीता शर्मा हमारी सीनियर एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीता शर्मा का रुख कर लेते हैं। नीता, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी जब आप जम्मू कश्मीर गए थे और वहाँ पर जो लोगों के भीतर एक दबी इच्छा दिख रही थी कि किसी भी तरह से चुनाव होने चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब वो समय आ गया है।
बिल्कुल समय आ गया है। 10 साल से वहाँ का आवाम जो है वो वेट कर रहा था कि उसे अपनी नुमाइंदगी का मौका मिलेगा, लेकिन अब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो वादा करके गए थे कि जल्द यहाँ पर चुनाव होंगे, वो चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। 3 फेजेज़ में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत है विकास कि क्यों ये 3 चरण में हो रहे हैं। जो पहला चरण जो चुनावों का हो रहा है वो उन एरियाज़ में हो रहा है जो थोड़े संवेदनशील इलाके हैं। ये इसलिए हो रहा है जैसे कि आप घाटी के ज़्यादातर ये इलाके हैं, जैसे शोपियां, कोकरनाग, अनंतनाग, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि घाटी में ऑलरेडी फोर्सेस जो हैं वो डिप्यूटेड हैं। अमरनाथ यात्रा जो है वो 19 अगस्त को ख़त्म होगी, तो उन्हें बस रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। फर्स्ट फेज़ में जो चुनाव है वो अपर रीचेस में होगा, फिर बाद में जो है वो ठंड पड़ना भी शुरू हो जाती है। 25 सितंबर को श्रीनगर के आसपास के इलाकों में होगा, चाहे वो लाल चौक का इलाका हो, गांदरबल का इलाका हो, रियासी उसमें से, हालांकि जम्मू का एक इलाका है जो संवेदनशील इलाका बताया जाता है। तीसरे चरण में ज़्यादातर इलाके जो हैं वो जम्मू इलाके के हैं, नगरोटा, अखनूर और जम्मू का इलाका, ये सारे सरहदी इलाके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं। तो ये 3 चरणों में चुनाव होंगे, जैसा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को सुन रहे थे। अब पहली मांग तो सरकार ने मान ली है। अब सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड को लेकर होगा कि स्टेटहुड की जो मांग है, जो वहाँ के लोग बार बार बोलते रहे, कई पॉलिटिकल लीडर जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले बोला था कि वो चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जो वहाँ पर अब उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लगभग 87 लाख के आसपास वोटर्स हैं। इनमें से जो यंग वोटर्स हैं वो 21 लाख के आसपास हैं, इनकी उम्र 20 से 29 साल है, और 3 लाख के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने भी एक टिप्पणी की थी, उन्होंने अपील की थी यंग वोटर्स को, यंग माइंड्स को कि तुम अपना फ्यूचर जो है बहुत एक धैर्यपूर्वक जो है वो चुनो। तो इन लोगों को वो बार बार अपील कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपील कर रही हैं। अखिलेश जी नीता, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ राम कृपाल जी भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी के, नम्रता शर्मा है कांग्रेसी प्रवक्ता, साथ ही मोहित भान जी भी हैं पीडीपी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राम कृपाल जी, आपका भी स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं, 10 साल से ये प्रतीक्षा थी कि वहाँ पर लोकतंत्र की जो प्रक्रिया उसको प्रारंभ किया जाए, 5 साल से वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं, 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, लेकिन छोटा कार्यक्रम करना, केवल 3 चरण में करना, क्या ये दिखाता है कि जो लोकतंत्र का कई प्रति जो आस्था है, लोगों की विश्वास वो बढ़ा है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी अभी परिलक्षित हुआ, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी नॉर्मल हुई है पहले की तुलना में? बिल्कुल। देखिए अखिलेश जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के या उमर अब्दुल्ला के, सबकी प्रतिक्रिया एक थी कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी। मैं एक लाइन कहूँगा कि रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, 10 वर्ष लग गए लेकिन बहार आने वाली है, इसके आसार नज़र आने लगे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, बहुत छोटे में मैं कह रहा हूँ, जब 370 था तब इसी असेंबली और पार्लियामेंट के लिए 19% और 18% और 11% मतदान पर सरकारें चुनी जाती थी। बिल्कुल। और देखिए जब 370 खत्म हुआ, पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, और मैं आप ही के चैनल पर बैठा हुआ था जब यह खबर आई कि महाराष्ट्र में जो पोल परसेंटेज था उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुई है। तो आप बताइए, ये जो देर की बात है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। अब उसके प्रकटीकरण का जैसा होता है कि मतदान जो होता है, सारी चीज़ें, तो जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि फैसला किसके पक्ष में जाता है, नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 370 खत्म करने के बाद जिस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ है, जिस तरह से पार्टिसिपेशन ऑफ इन द डेमोक्रेसी ऑफ द मासेस, वो उसके जो लक्षण आए हैं, वो पार्लियामेंट में पोलिंग का परसेंटेज उसका सबूत था। और मैं समझता हूं कि विधानसभा में उससे भी आगे जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल कश्मीर में लोकतंत्र को जीतना है, किसी पार्टी को नहीं। बिल्कुल। और एक बहुत राम कृपाल जी, आपको आपके पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुरैशी साहब आपका। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद लोकतंत्र की बयार बहने वाली है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, और इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा भी की जा रही थी, लगातार मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। अब चुनाव आयुक्त ने हरी झंडी दे दी, तारीखों का ऐलान कर दिया। जी, बहुत ही अच्छा हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गए, और भी मुझे खुशी हुई कि
सिर्फ 3 फेज में ही इलेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इस बात का की तरफ इशारा करती है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जैसे कि सरकार काफी दिन से कह रही है, पिछले 1-2 महीने की टेररिज्म की घटनाओं को छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इन द वैली जम्मू में कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए 3 फेज में इलेक्शन होना, अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी थी और सरकार ने प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक शेड्यूल बना के पेश करना, ये बहुत अच्छी और डेमोक्रेसी की जीत है। मैं समझता हूँ इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन कुरैशी साहब, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने हमेशा से यही रही है कि वहाँ पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। आप जानते हैं कि एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि जिससे लोगों की नाराज़गी बढ़ी थी। अब आपको लगता है कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए चुनाव आयोग की ओर से ताकि ये जो विश्वास है इसको कायम रखा जा सके, जो कि हमने अभी लोकसभा चुनाव में भी देखा था? देखिए, फ्री फेयर इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क तो बहुत पहले 88-89 में ही लगा था। उसके बाद इलेक्शन होते गए। 2002 का इलेक्शन की बड़ी तारीफ हुई, सिर्फ उस पर एक उंगली उठाई गई थी कि भाई आर्मी ने इंटरफेयर किया। हालांकि आर्मी ने इंटरफेयर नहीं किया था, आर्मी ने सिर्फ लोगों को इंकरेज किया था कि भाई हालात पीसफुल हैं, आराम से जाओ, कोई चिंता नहीं, आप जाके वोट दो। लोगों ने उसको ट्विस्ट कर दिया कि ये आर्मी लोगों को खास तौर से वोट किस तरह किसको वोट दो कहने की बात करें, विच वाज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं था। हम लोगों ने जब 2008 में इलेक्शन किए, वो बड़े ड्रामेटिक चीज थी कि ड्रीम इलेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सडनली अमरनाथ यात्रा पे अटैक हो गया, आपको याद होगा। उसके बाद तो जो पोलराइजेशन हालात खराब हुए जम्मू एंड कश्मीर में, हिंदूज एंड मुस्लिम में, और पूरे हिंदुस्तान के लिए वो टेंशन का बायस हुआ। जब हम लोग जाके पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की, जैसा हमेशा हम करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी किया कि पॉलिटिकल पार्टी से बुला के बात करते हैं, उन सब ने कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन करो क्योंकि हमारे ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं। लेकिन अब फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड। उसमें मेरी समाव राय थी, मेरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट दोस्त हैं चंडीगढ़ में, डॉक्टर कुमोद कुमार नाम में मैं बता दूं, उन्होंने मुझसे काफी डिस्कस किया और आर्ग्यू किया कि भैया देखो, डेमोक्रेसी को एक आउटलेट चाहिए होता है और इलेक्शन इज द बेस्ट आउटलेट। सबसे बड़ी गारंटी फॉर पीस एंड रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी इज इलेक्शन। तो जनता के अपने काम होते हैं जिसके लिए उनको अपना विधायक चाहिए होता है, उनका एमपी चाहिए होता है, इसलिए इलेक्शन कराना अच्छा है। और जो हम लोगों ने, मैंने फिर उस कमीशन में ये जोर लगाया कि देखिए, अगर आज ये टेररिस्ट घूम रहे हैं तो व्हाट इज द गारंटी के 4 महीने बाद ये और मजबूत नहीं हो जाएंगे? कोई गारंटी नहीं थी। हमने कहा इसलिए इस सब के बावजूद हमें हिम्मत मर्दा मदद खुदा, लेट अस डू द इलेक्शन। तो 2-1 फैसला हुआ कि जी ब्लड शेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो पार्टी ने भी कहा था, लेकिन हमने हिम्मत की और जो 7 फेज का इलेक्शन किया, वो अभी कोई साहब जो फरमा रहे थे उन्होंने ठीक कहा, इट इज हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री। बल्कि इलेक्शन से 4 दिन पहले जिस में सबसे पहला फेज हम कर रहे थे, उसमें ये 4 लड़कियों की रेप हो गई। उसके बाद तो मिलिटेंट कॉल के जो भी वोट देने आएगा उसकी उंगली काट देंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि कोई भी वोट देने नहीं आएगा। 60 या 62% वोटर टर्नआउट हुआ। मिलिटेंट ने ये कहा कि साहब हम हैरान है कि लोग कैसे वोट देने आ गए, हमने तो ये कॉल दी थी। तो देखिए, इससे एकदम टर्न अराउंड जो हुआ, तो एक्सेप्ट फॉर श्रीनगर वैली जहाँ पे वोटर टर्नआउट ट्रेडिशनली लो होता रहा है, बाकी के कश्मीर में, जम्मू में तो अच्छा होता ही है, बाकी कश्मीर में भी अच्छा टर्नआउट होता है। और मैं समझता हूँ हालात को नॉर्मल करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इसके फौरन बाद स्टेटहुड भी रिस्टोर हो जाए तो बहुत 370 के बाद का जो एजिटेशन है, मैं समझता हूँ वो खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार ने कभी उस बात से इनकार नहीं किया कुरैशी जी की, जो 370 के बाद जब हटाया भी गया था विकास, कहा गया था कि राज्य का दर्जा बरकरार कर दिया जाएगा। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। बिल्कुल कुरैशी साहब, ये कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सरकार ने प्रॉमिस किया था। लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव हुए, तो लोकल लीडर्स वहाँ सेंटिमेंट से खेलना शुरू करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से वहाँ पर आतंकी पांव अपना जमाना शुरू कर देंगे। इस बार कैसे जनता इन आतंकियों को अपने वोट से जवाब देगी, अगर ये थ्योरी सही है तो? देखिए, हमने इलेक्शन कई देख लिए, कई कर लिए और कई देख लिए कि इलेक्शन के दौरान इस किस्म की अपीलें वगैरह जो है बहुत मिनिमल देखी, और आतंकियों को इन्विटेशन उसका हुआ, ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव अपील वगैरह रही और अच्छा टर्नआउट रहा, पीसफुल इलेक्शन रहे। हाँ, कश्मीर के इलेक्शन 2008 में और 2009 में असेंबली के और लोकसभा के जब हमने किए थे, हिंदुस्तान के सबसे पीसफुल इलेक्शन कश्मीर में हुए थे। तो इसलिए टेररिस्ट को उसमें इंकरेजमेंट मिलेगी तो ऐसा नहीं है। दूसरे शॉर्ट इलेक्शन करने से ये पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है। जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोलॉन्ग करने में इस किस्म की खदशात जो डर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। शॉर्ट इलेक्शन बाय द टाइम आप रियलाइज करेंगे इलेक्शन विल बी ओवर। एक जाते जाते आपसे प्रश्न पूछेंगे सर, जो कंपोजिशन है वो चेंज हुआ है असेंबली का। इस बार पहली बार जो इतिहास में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए भी 9 सीटें वहाँ पर आई हैं और सीटें बढ़ाई भी गई हैं डिलिमिटेशन के बाद। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जनता इसको पॉजिटिव सेंस में लेकर के ज़्यादा उत्साह के साथ वोट डालने के लिए निकलेगी? हाँ, नहीं, ये चीज ये डिलिमिटेशन पे काफी पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाए गए थे कि एक तो सबसे पहले ये था कि भाई ये कोशिश है कि जम्मू में वोटर ज्यादा हो जाए, कश्मीर से कम हो जाए, ताकि जम्मू कश्मीर छोटा पड़ जाए। ये डिलिमिटेशन पे तो काफी उंगलियां उठी थी, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने देखा इस पे कोई ऐसा प्रोटेस्ट हुआ नहीं था, बल्कि उन्होंने कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया था कि ठीक है, आप जो डिलिमिटेशन के जरिए आपने जो कर लिया और देखिए रिजल्ट बिल्कुल वही आएंगे। तो लेटर सही है, आगे क्या क्या रिजल्ट आते हैं। और इस किस्म की कोई चिंता के कोई एक्सप्रेशन मैंने तो सुना नहीं जी लेटली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। हमारे साथ बाकी खास मेहमान जुड़े रहेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं अभिषेक शर्मा का, जो कि प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और हमारे सहयोगी नज़ीर भी यहाँ से जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नज़ीर, एक बड़ी उम्मीदों की जो किरण है वो यहाँ से फूटेगी। ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे तो जनता को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, और 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में माहौल बदला था, उसका फ़ायदा अब इस लोकतंत्र की मुहिम शुरू होने से मिलेगा। जी, एक इस तारीख का इंतज़ार हर एक को था, ताकि वो भी अपनी तारीख लिखें कि 370 को हटाने के बाद लोग किस तरह की जम्मू कश्मीर में तारीख लिखना चाहते हैं। वो जब 3 फेज़ का इलेक्शन अब शुरू हो रहा है उसमें लिखेंगे, लोग अपना फैसला सुनाएंगे। बेसब्री से लोगों का इंतज़ार था। ये पहला इलेक्शन है 10 साल बाद असम्बली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, और ये पहला इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है, जो इसका धारा 370 के तहत एक खुसूसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, वो नहीं है। तो उसके बाद पहला इलेक्शन हो रहा है। ये इलेक्शन तब भी हो रहा है कि जब हम एक नई डिलिमिटेशन हुई है। यहाँ 90 सीटें हैं, उसमें कई तरह के जो नई इलाके जुड़े हैं, नई सीटें, उसमें भी एक नया पहला इलेक्शन है। कुल मिला के अगर हम पिछला इलेक्शन देखें, कुछ ही महीने पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को 41% वोट मिले थे, बीजेपी को 24% वोट मिले थे, पीडीपी को 8% वोट मिले थे, और दूसरे छोटे दलों को भी वोट थोड़ा मिला था। तो इस तरह से ये देखेंगे क्या उस तरह का जो वोट परसेंटेज वो आज सीटों में तब्दील हो सकता है, या उसमें बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि परिसीमन जो हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, उससे कहीं जो सियासत की हकीकतें ज़मीन पे बदली हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज के इस ऐलान से जो नोटिफिकेशन जारी की, ऐलान किया, कहीं एक जो डूम्सडे सिचुएशन कह रहे थे कि आतंकी हमले हो रहे हैं, जम्मू आतंक का गढ़ बना है, वहाँ बड़े हमले, इससे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले साफ किया था जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे कि कोई भी बाहरी या अंदरूनी ताकत इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल नहीं कर सकती है। अगर हम ऐसा करेंगे, कोई आतंकी हमला हुआ, इलेक्शन नहीं होंगे, ये चिकन और एग जैसी सिचुएशन हो गई। एक बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि 6 साल से लोग वो कहते थे वो जमहूरियत से, लोकतंत्र से वंचित रखे गए थे। जमहूरियत सबसे बड़ा ताकत है आम आदमी का, क्योंकि जो पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर डायरेक्ट सेंट्रल रूल में रहा है, और बिलाखिर अब यहाँ लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके यह अपनी हुकूमत बनाएंगे। गो कि ये यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा इख्तियार होते हैं। लेकिन खुद सरकार ने, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आए जून के महीने में, उन्होंने 2 चीज़ों का ऐलान किया। एक कहा कि जल्द अज जल्द यहाँ इलेक्शन होंगे, और जल्द अज जल्द यहाँ स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। और वही आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जब उन्होंने वर्डिक्ट दिया 370 पे। एक डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन को कि आप 30 सितंबर तक इलेक्शन करें, और डायरेक्शन ये भी है
सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्टेटहुड रेस्टोर करें। और बीजेपी से भी हमने हाल ही में बात की, वो भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, बीच में इंटरग्रम रहा बीच में, और स्टेट रहेगा भी आने वाले दिनों में। तो इलेक्शन के साथ साथ यहाँ स्टेटहुड की भी मांग है, कहीं और राइट्स की भी मांग है, लेकिन कुल मिला के जो लोकतंत्र का खिला एक पैदा हुआ था उससे बिलाखिर पूर्ण किया जा रहा है। और लोगों ने पहले ही कहा कि उनका लोकतंत्र में कितना यकीन है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला, और ख़ासकर यहाँ वोट की क्यों ज़्यादा अहमियत है जो हमने 1990 से देखा। एक तरफ लोकतंत्र था, दूसरी तरफ मिलिटेंसी या आतंक था। कई हजार लोगों ने सिर्फ इसलिए जान दी अपनी कि उन्होंने लोकतंत्र का साथ दिया, आतंक का नहीं दिया, और उसमें हजारों लोग मारे गए। तो अंदाजा आप कर सकते हैं ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में, संदेश भी जनता देगी, हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं वोट के लिए। हजारों लोगों ने अपनी जान दी है। नज़ीर, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि नज़ीर कह रहे थे कि बीजेपी भी स्टेटहुड को लेकर हमेशा बात करती है। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी के, नम्रता शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, मोहित भान प्रवक्ता पीडीपी, तीनों हमारे साथ बने हुए। रामकृपाल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूँगा। स्टेटहुड को लेकर जो बात हो रही है, चुनाव तो अब घोषणा हो गई है, लेकिन क्या यह भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा नाम अभिनव शर्मा, अभिषेक शर्मा नहीं। माफी चाहेंगे जी, आगे बढ़ता हूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री इस देश के लाल किले से ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट से कह चुके हैं कि बड़ी जल्दी स्टेटहुड रेस्टोर हो, और तीसरी बार जब जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव में वो आए इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि बड़ी जल्दी असेंबली के चुनाव होंगे और बड़ी जल्दी स्टेटहुड रेस्टोर हो। जैसा कि अभी आपके सीनियर एडिटर कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो खंडपीठ थी, उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से पहले चुनाव होने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी उससे पहले कह चुके, एक बार नहीं कई बार कह चुके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्द प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, उस पर वो पूरा उतरेंगे, और जम्मू कश्मीर की आवाम की जो एक चाहत है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर हो, वो होगी। अब अगर आप ये पूछे कि यूटी क्यों बनी, देखिए ऐसा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में और आइन में आर्टिकल 370 लिखा है कि ट्रांजिशनल प्रोविजन था। ट्रांजिशनल प्रोविजन को मैं इस तरह से जोड़ता हूं, जैसे आप देखिए कि ट्रांजिट कैंप होते हैं आर्मी के, यहां पे जवान एक ट्रांजिट कैंप में 1 या 2 दिन के लिए रुकते हैं, लेकिन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में 370 जो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था, ये 70 साल से ऊपर संविधान में रहा, जबकि फाउंडिंग फादर्स की मर्जी नहीं थी, जिन्होंने संविधान बनाया, कि 70 साल तक जो 370 रहे। और 370 जब एब्रोगेट किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक खंडपीठ ने इसकी एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली राइट ठहराया, तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप था। तो ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ये यूटी जो है ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है। अगर 370 जो ट्रांजिशनल प्रोविजन, देखिए मोहित भान और नम्रता शर्मा आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं, तो सबसे पहले मोहित भान का रुख कर लेते हैं। अपनी बात कंप्लीट करूंगा, आपकी बात आपके पास आएंगे, ये सबको पता है, इसलिए आपके पास बाद में आएंगे। मोहित भान, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपको नहीं चाहिए क्या स्टेटहुड? अगर वो कह रहे हैं कि ट्रांजिशनल है, स्टेटहुड मिलेगा, और आप मुस्कुरा रहे हैं। विकास जी धन्यवाद कि कहीं तो आपको जम्मू कश्मीर के किसी आदमी से बात पूछने का मौका मिला। पहले आपने सारी दुनिया जहान से जो पीड़ित हैं उनसे तो आपने बात की नहीं, लेकिन दुनिया जहान से उनका हाल और हशर पूछ लिया। खैर बहरहाल ये तो 70 साल से ये दास्तान चलती आ रही है हम जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ, तो कोई नई चीज आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक सेकंड, आप जब बात कर रहे थे तो रामकृपाल जी ने कुछ बात की, तो 2-3 पॉइंट मैंने नोट किए जो मैं समझता हूँ। देखिए, इसलिए उनसे पहले पूछा था ताकि आपको पॉइंट मिल जाए बोलने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, पॉइंट तो हमारे पास जीवन भर से हैं, उनको किसी के बोलने पे हमारे पॉइंट नहीं है, हमारा शुरुआत में विक्टिम कार्ड खेलने लगे। नहीं बिल्कुल कोई विक्टिम कार्ड नहीं। तो देखिए, हाँ, तो हम जरा मुद्दे पे आ जाते हैं। रामकृपाल जी ने बात शुरू की और
बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कुछ बात बोली, लेकिन मैं उनसे एक्सपीरियंस में और उम्र में दोनों में छोटा हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद दर्शकों को सच बताना ज्यादा जरूरी है। रामकृपाल जी ने बोला कि अभी हाल फिलहाल में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें आज तक की सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाया गया और उसके बाद पहली बार ये वोटिंग देखी गई। मैं रामकृपाल जी का, आप सबका और आपके सब दर्शकों का ध्यान इसमें केंद्रित करना चाहूंगा और बताऊंगा कि ये जो बिल्कुल जो नंबर्स इन्होंने रखे वो बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। 1987 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए और उसके अंदर एक रिगिंग हुई और उसके बाद 87 से लेके 1996 तक कोई भी चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, तो 1996 में पहली बार, 1996 में पहली बार जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसके अंदर 40% वोटिंग हुई। तो वो आज तक का सबसे बड़ा नंबर है। 38% जो वोटिंग 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में हुई वो सबसे बड़ा नंबर नहीं है। 1996 के चुनाव में जो 40% वोटिंग हुई वो सबसे बड़ा नंबर है। और उस टाइम पे 370 भी वहीं पे था, 35A भी वहीं पे था और जो आतंकवाद था वो अपनी चरम सीमा के ऊपर था। मुझे लगता है उम्मीद करें कि इस बार जो रिकॉर्ड भी टूटेगा। नहीं जी, आप उम्मीद कीजिए। पहले तो मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, ठीक है, क्योंकि आप सब सारे लोग झूठ को मिलाकर ना ऐसा सर हाँ हिला रहे थे, हाँ हिला रहे थे। देखिए, जब राष्ट्रपाल जी कह रहे थे बात नहीं भैया, तो आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया तो उनकी बात बीच में सुन लेते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो जो फैक्ट्स बोल रहा हूँ ये आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं कि 1996 में जो चुनाव हुए उसमें कितने फीसदी वोटिंग हुई और आज कितनी वोटिंग हुई है। इसमें आरोप प्रत्यारोप की नहीं, ये मोहित जी सॉरी मोहित जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात आपने नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं इसी चैनल पर बैठा हुआ था एक दिन, शायद आखिरी फेज में जब वो आ रहा था पोल परसेंटेज, तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में 5वें फेज में कम पोलिंग हुई थी और जम्मू कश्मीर में उस दिन ज्यादा पोल परसेंटेज ज्यादा था। मैंने ये कहा था। परसेंटेज की बात नहीं, कृपया आप मेरी बात को आप ट्विस्ट न करें कि मैंने ये नहीं कहा था कि आज तक कभी या जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड हुआ भारत से। मैंने उस दिन की बात बताई जब मैं बैठा हुआ था और जो पोल परसेंटेज आ रहा था महाराष्ट्र में कम हुआ था, जम्मू कश्मीर ज्यादा। प्लीज चलिए, आपने ये मान लिया कि 370 का इससे कोई लेना देना नहीं है। 370 रहते हुए भी लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर वोटिंग की। एक बात सुन लीजिए, आप मान गए कि 370 के बाद माहौल अच्छा नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं। 370 के बाद जो आतंकी घटनाएं वो कम नहीं हुई। 370 के बाद वहां पर जो भ्रष्टाचार के मामले थे उन पर कार्रवाई तेज नहीं हुई। 370 के बाद वहां पर आरक्षण मिलना नहीं शुरू हुआ, जो दबे कुचले तबके थे उनको नहीं। 370 के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुआ, जो लंबी पुरानी मांग थी। आप एकदम से 370 को खारिज कर दे रहे हैं मोहित भान। नहीं, मैं भदौरिया जी जवाब देता हूं आपको। मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको, कोई ऐसी बात नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। आपने जो सारे सवाल उठाए, और ये इतना ही नहीं, ये कुरैशी साहब ने भी बोला। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आप बता रहे हैं कि दबे कुचले लोगों को 370 के बाद ये नहीं मिलता था, आरक्षण नहीं मिलता था, या ST SC को आरक्षण नहीं मिलता था। मैं आपको बताऊं कि 87 मेंबर की जो असेंबली 370 और 35A के बीच में थी, उसके अंदर ST SC कम्युनिटी से जिनकी रिजर्वेशन नहीं थी, उसके बावजूद जनरल सीटों से इलेक्शन लग के 16 से 17 MLA जो होते थे वो जनरल सीटों से चुनकर आते थे विदाउट एनी रिजर्वेशन। बात हो रही है उन तबके की जो सरकारी सेवा में नौकरी के लिए दर दर भटकते थे और उनको दरकिनार किया हुआ था। देखिए, जो राजनेता होते हैं वो तो नहीं भी आरक्षण होगा तब भी हक मार लेंगे। करप्शन की इंतहा थी, इतने बैंक घोटाले हुए थे कि आधे से ज्यादा अफसर जेल में हैं और सब राजनेताओं के थे, सब राजनेता भी उसमें बुक हैं। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं जब SC ST की बात कर रहे हैं, राजनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए भदौरिया जी, अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं हैं तो आपको फैक्ट्स को ढूंढ कर लाना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। ढूंढ के फैक्ट पे बात कर रहे हैं। अरे बात तो सुन लीजिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? आप इतना डर नहीं रहे, आप सुन लीजिए बात, चीज को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 370 के बाद कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको फैक्ट्स के साथ गलत साबित करूंगा। ऐसे मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं सुनाएंगे आपकी तरह। फैक्ट्स के साथ आपको गलत साबित करेंगे। फैक्ट्स ये चलेंगे, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। मोहित जी, नम्रता शर्मा काफी देर से हमारा इंतजार कर रही, वो भी कुछ बोलना चाहती है, उन्हें मौका मिलेगा। नम्रता जी, आप किस तरह से देखती है, क्या ये माना जाए कि ये जो राष्ट्र, एक मिनट मोहित जी, मैं आऊंगा आपके पास। नम्रता जी, कोई मौका मिलना चाहिए, काफी देर से बैठी हुई है, काफी देर से इंतजार कर रही नम्रता जी
आपको सच पे बात नहीं करनी अरे है। सच पे ही बात करेंगे मोहित जी, सच की बात हो रही है। प्रवक्ता बनना है, आपको सरकार का और भी लोग हैं, उसके बाद भी जाना होगा। नम्रता जी, देखिए नम्रता जी, ये जो इंडिया गठबंधन हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखा है, क्या आपको लगता है कि ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी उतरेगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस होगा यहाँ पर? So the video all of sudden, now what to do? आपकी आवाज हम तक आ रही है नम्रता जी, आप बोलिए। अखिलेश जी, अभी कुछ तकनीकी खामी है अखिलेश जी, हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मोहित भान जी, आप जाइएगा मत, सच की यहाँ पर पूरी तफ्तीश होगी। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर आज की है, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, इसके साथ साथ हरियाणा में भी 1 चरण में चुनाव होगा। तो ये आज की बड़ी खबर है, इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए, अभिनव शर्मा जी प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी के, नम्रता शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, और मोहित भान साहब हैं प्रवक्ता पीडीपी। नम्रता जी, आपके पास आना चाहूँगा। ब्रेक में जाने से पहले आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, आप काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। आपसे यही पूछेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है केंद्रीय स्तर पर, क्या वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ज़मीन पर दिखाई देगा? क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कोई तालमेल रहेगा? इस विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा? देखिए, अभी शीर्ष नेतृत्व इस बारे में जिक्र बात कर रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिलकर चुनाव लड़ें। अभी क्या समीकरण रहेंगे वो आपके सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से मैं कुछ देर से, बहुत देर से सबको सुन रही थी और अभिनव जी को भी सुना, उससे पहले रामकृष्ण जी को सुना, कुरैशी साहब को सुना, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि एक, देखिए, आप आज एक डिस्कशन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले और एक उत्सव मनाने जाना है। क्या ऐसा उत्सव का जिक्र बाकी जगह होता है? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 वर्षों से विधानसभा के चुनावों का मुंह नहीं देखा। गैर संवैधानिक तरीके से यहाँ एक उपराज्यपाल को बिठा दिया गया है इतने लंबे अरसे के लिए, इतने लंबे अंतरकाल के लिए, कि यहाँ पे उनका शासन चल रहा है और रिमोट कंट्रोल द्वारा केंद्र यहाँ अपनी पूरी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि 370 टूटने से पहले और टूटने के बाद क्या हुआ? आपने कहा कि भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म हो गया। भ्रष्टाचार में तो खूब उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ स्टेटहुड देने की बात करना। देखिए, ये तो ऐसे करते हैं जैसे हमें कोई भीख देने जा रहे हैं। ये जो स्टेटहुड है, ये हमारा एक हक है जो हमें मिलना, क्या हमसे छीना गया है? आपने हमारी 2 यूटीज बना दी, और आपने कहा, इससे पहले मैं कुरैशी साहब को सुन रही थी कि 2008 में इससे भी ज्यादा समीकरण, हालात जम्मू कश्मीर के खराब थे, फिर भी यहाँ चुनाव करवाए। ये पॉलिटिकल विल थी उस वक्त की सरकार की, केंद्र में बैठी, और पॉलिटिकल कन्विक्शन थी कि सरकार ने चुनाव करवाए और बुनियादी हक जो है लोगों का, वो लोगों तक पहुंचे, वो मिला। आप क्या समझते हैं कि विधानसभा के चुनाव इतनी देर तक ना होना, ये आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी का यहाँ कत्ल नहीं हुआ, यहाँ लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया? आज जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, जम्मू के हम पीड़ित लोग हैं, जम्मू के लोग हैं। जम्मू में बेरोजगार युवा आज रोजगार की तलाश के लिए घूमता है, भटकता है। 45 वर्ष में सबसे अधिक अगर आज बेरोजगारी दर है, तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए? आज अगर जो आपने बाढ़ में जो हमारा जम्मू कश्मीर आपने देखा, उसका नजारा, स्मार्ट सिटी के तहत कितनी लूट खसूट मचाई गई। आज हमारे लोगों के पास जमीनों के हक हमसे छीन लिए गए, और 370 की बड़ी बातें करना कि ये ट्रांजिशनल फेज है। आप देखिए, 371 आज भी हिमाचल के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वहां कुछ ट्रांजिशन में नहीं है। कानून लोगों के हितों के लिए बनाए जाते हैं, लॉकी इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको लोगों के ऊपर थोपा जा सके। 370 क्यों दिया गया था? क्योंकि ये एक हिली टेरेन है और सराउंडेड बाय पाक और चाइना है, जो बहुत ऐसे दुश्मन है जिनकी नीयत हमेशा से जम्मू कश्मीर को लेकर खराब रही है। और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए उस तरह से नौकरी के, उस तरह से हक नहीं, यहाँ इस तरह से उनके लिए जगह नहीं थी, फराहम नहीं थी कि उनको इस तरह से मिल पाए। और यहाँ रहने के लिए वैसे भी, और रहने और एग्रीकल्चर के लिए वैसे भी उतनी जमीन नहीं है। दिस इज अ हिली टेरेन, ये सबसे पहले समझना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि 370 के तहत जो जमीनों के हक थे, जो यहाँ के बाशिंदे के लिए थे, यहाँ की नौकरियां जो यहाँ के बाशिंदे के लिए थी, उसे इनको वापस रखना चाहिए था। ठीक है, 370 में अब कुछ खास रह नहीं गया था। अगर इनकी इंटेंशन सिर्फ लोगों को मजबूत करना था, और आपने SC और ST को
रिजर्वेशन की बात की, एसटी के लोग इससे पहले भी जनरल सीट से जीत के आया करते थे। अभी देखिए जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें ही आप देखिए इन्होंने रजौरी पुंछ को वहां से कैसे निकाला, कैसे एक डिलिमिटेशन को अपने भाजपा के याद किया गया, फिर भी ये वहां से अपना एक नुमाइंदा खड़ा ना कर पाए। तो आप खुद समझते हैं कि ये खुद मानते हैं इस बात को कि 370 के बाद एक लोगों में रोष था, वो आउटटर्न जो हुआ, दैट वाज द वोट फॉर डेस्टिनी, जो कश्मीर के अंदर आपने देखा। और कौन जीत के आया है वहां से, आप ये भी देखिए ना, उस सीट से इंजीनियर राशिद जीते हैं जहां से एनसी के उमर अब्दुल्ला को हराया है। तो आप क्या मानते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है, क्या भाजपा की जीत हुई है, क्या भाजपा नहीं? ये बात भाजपा। जी नम्रता जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक करके आ रही है, इसको ठीक कराने की कोशिश करें, कुछ तकनीकी गड़बड़ इसमें लग रही है। जी अभिनव का जवाब। अभिनव जी, आपका जवाब इस पर, जो एक के बाद एक आरोपों की बरसात की है। कांग्रेस की प्रवक्ता नम्रता शर्मा ने कह रही कि भ्रष्टाचार की बात आप क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो आज ज़्यादा बढ़ गया है। और जहाँ तक आदिवासी सीटों के लिए आरक्षण की बात आप कह रहे हैं, वो तो जनरल सीट से जीत करके आते आए हैं। और तीसरी बात तो ये भी कह रही है कि 370 हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हटाना ही नहीं चाहिए था। एक तरह से सीधा सीधा वो ये बात भी कह रही है, नुकसान हुआ है हमें, नुकसान हुआ है, बल्कि उल्टा वो कह रही है। उनकी आवाज़ अब आ रही है। हाँ, जब कांग्रेस और पीडीपी के प्रवक्ता बीच बोले, मैं बीच में बिल्कुल मैंने दखलंदाजी नहीं की, और मैं अपेक्षा रखता हूं ये भी नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, 370 से पहले सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो एक मुद्दा था जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी को रिजर्वेशन थी, जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को कोई आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में। एक पूरे हिंदुस्तान में हैंडीकैप कैटेगरी को 4% आरक्षण था, जम्मू कश्मीर में 1%। और ओबीसी का कोटा कहां जाता था? आरबीए, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। 370 के बाद यहां पे 8 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले, 8 नए मेडिकल कॉलेजेस। यहां पे 400 से लेके 500 तक एमबीबीएस की सीटें बढ़ी और 100 से लेके 150 तक पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीटें बढ़ी। 370 से पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। 370 से पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन थे, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर कोई लगाम नहीं लगती थी। 370 से पहले जम्मू कश्मीर में लोग 600, 800 वोट लेके कश्मीर से कैबिनेट में मंत्री बने हैं। ये बात करते हैं कि 2014 से लेके अब 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 87 के बाद भी 1996 में चुनाव हुए थे, तब भी गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में था। अब ये कहते हैं 370 के बाद क्या हुआ? 370 से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोशनी स्कीम एक्ट बनाई, जिसमें जो सरकारी जमीन पे कब्जे पे था वो मालिक बन गया। सभी मंत्रियों ने सरकारी जमीनों पे अपने कब्जे झूठे कागजों में बताए और वो मालिक बन गए। और हाई कोर्ट ने उस रोशनी स्कीम को गैर संवैधानिक ठहराया। ये किस प्रतिक्रिया की बात करते हैं, कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? महबूबा मुफ्ती ने जो कश्मीर में सैनिक कॉलोनीज बनाने का प्रस्ताव रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने, जब इनके साथ कोalition में सरकार थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर में सैनिक कॉलोनी नहीं बनने दूंगा, जो आज तक नहीं बनी। ये किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? और ये ऐसा है 301 मिनट नम्रता जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला। अब मुझे आदत है, ये ऐसा नहीं है कि सर अभिनव जी आपको एंकर्स ने खुली छूट दे रखी है, आप 10-10 मिनट बैठ के यहाँ पे भाषण देंगे, पॉलिटिकल भाषण। हम यहाँ आपका पॉलिटिकल भाषण सुनने के लिए नहीं आए। अगर एंकर्स को भी, अगर ये न्यूज के एंकर्स को भी प्रॉब्लम है कि आपको 5 मिनट मिले, ग्राउंड की, अब आप धैर्य से दूसरे को सुनिए। सरकार के प्रवक्ता बनना है सबको। आप सुनिए, धैर्य से सुनिए, वरना आपकी आवाज डाउन करा देंगे, ठीक है ना? आपके समय जब कोई नहीं बोला तो आप भी मत बोलिए। अगर आपको नम्रता जी भी नहीं बोल रही है, आप भी धैर्य से सुनिए। सुनिए बिदुरिया जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं अपोजिशन की बात सुनने से? आप तो नहीं, आपके पास आ रहा हूँ मोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरे यार, आप अभिनव जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप है ना विक्टिम कार्ड ही खेलते रहो, है ना? विक्टिम कार्ड ही खेलते रहो। अभिनव जी आप बात पूरी कर लीजिए। टूटेगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर के हर चौराहे पे तिरंगा है। आज लाल चौक पे तिरंगा है। मैं पिछले हफ्ते गया था, रात को 1 बजे लोग तिरंगे के नीचे सेल्फी ले रहे थे। और उसके बाद देखिए 370 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को कश्मीर की जनता ने डिफीट का सामने करने पे मजबूर किया।
कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी उतारे पार्लियामेंट में, दोनों हार गए जी। आप बताइए। ठीक है अभिनव जी, PDP का क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली। हम मोहित भान के पास चलेंगे, उनकी खासी आपत्तियां हैं इसको लेके, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मोहित भान इंतजार कीजिएगा, आप ही के पास आएंगे। और जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए भी चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि हरियाणा की 90 में 73 सीटें सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, 20,629 पोलिंग बूथ हैं और 10 मतदाता ऐसे हैं जो 100 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं। तो हरियाणा विधानसभा में जो चुनाव है उसकी भी आज तारीखों का ऐलान हुआ है। 2014 के नतीजे जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। NLD को 19 सीटें मिली थीं, अदर्स को 8 सीटें मिली थीं और 8 सीटों के साथ 22% वोट भी मिला था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बीजेपी ने बाद में सरकार बनाई थी जिसको 40 सीटें मिली जो कि बहुमत के आंकड़े से कम थीं। और इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं, 28% वोट मिला था। और जेजेपी इसकी 10 सीटें थी, 14% से ज़्यादा वोट लेकर उसने बीजेपी को समर्थन दिया और उसके बाद बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी। जबकि NLD को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी 0 सीट हासिल कर पाए थे। और आज जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, इस पर हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज से बात की हमारे सहयोगी कर्मवीर सिंह छिखारा ने। चुनाव की घोषणा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और कार्यकर्ताओं में गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज साहब मौजूद हैं। विज साहब, NDTV पे आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। रोज इंतजार कर रहे थे कि कब होगी घोषणा, कब होगी घोषणा, कब होगी घोषणा। तो आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी और इंतजार खत्म हुआ। और अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अक्टूबर की घोषणा की है। मौसम बहुत अच्छा होता है, चुनाव लड़ने में भी मजा आता है। हमारे लिए तो चुनाव लड़ना एक खेल होता है, खेल है हमारे लिए। और इस अक्टूबर के महीने में मतदाता भी खुलकर बाहर आता है और खुलकर बाहर आता है तो परसेंटेज बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ती है तो जीत का मार्जिन बढ़ता है। ठीक है, आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शन के लिए? विकास। मैंने आज तक जो चुनाव लड़े हैं, मेरा तो एक नारा रहता है, काम किया है, काम करेंगे। तो सभी नेता लोकतंत्र के इस पर्व की तारीखों के ऐलान का स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस तैयार है और लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला कर लिया है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।